हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारा आपके अपने चैनल पर। तो आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, आज इसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और ये सेकंड पार्ट आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हम इसको एक मजेदार अंदाज से पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो भी इन पादपों में पोषण को अच्छे से समझ सकें, पूरी डिटेल के साथ। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से जीव आते हैं, किस प्रकार से प्रोसेस होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पादपों में पोषण। पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, चलिए समझते हैं। हमने पिछली कक्षा में यानी इस एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 के पादपों के पोषण में जो हमने पहले वीडियो पढ़ा है, उस पहले वीडियो देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमने उसमें देखा कि प्रकाश संश्लेषण यानी जो पादपों यानी पौधों में जो पोषण होता है वह किस प्रकार से होता है। तो हम उस टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, उसके आगे की चीजों के बारे में समझने वाले हैं कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जिस प्रकार से आपको खाना खाने की आवश्यकता होती है ताकि आप कुछ काम कर सके, उसी प्रकार पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। जिन पौधों को पोषण पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, वह पौधे सूख जाते हैं या तो उनमें वृद्धि रुक जाती है। तो पोषण जिस प्रकार से हमारी शरीर की वृद्धि के लिए सहायक है, उसी प्रकार पोषण जो है वह पौधों की वृद्धि के लिए भी सहायक होता है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस में जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट मंड यानी स्टार्च के रूप में पत्तियों पर एकत्रित रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई थी आपको पिछले वीडियो में। अगर आपने प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक छोड़ दिया है, नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपको उसके आगे की कहानी समझ पर आए। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है, यह कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन जो प्रोटीन होता है वह नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आप कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर आपसे प्रोटीन का पूछ लिया जाता है, तो प्रोटीन पर आप बताएंगे कि प्रोटीन में 3 तो होते ही हैं जो कार्बन के साथ भी हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है जो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रोटीन के साथ कौन कौन से होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को तो समझा कि हम जो रिलीज कर रहे हैं वो पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और हाइड्रोजन भी समझ गए कि जल के रूप में वो हाइड्रोजन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन भी समझ गए। लेकिन अब सब बात आती है नाइट्रोजन की। तो पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से आता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। ध्यान से बच्चों आप इस वीडियो को देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ये छोटी छोटी चीजों में गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजनी गैस अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो हमारे वायु का मिश्रण होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजनी गैसी अवस्था में उपलब्ध होती है। तो
जो हमारी वायु की जो कंपोनेंट है, जिस प्रकार से हमारे कार्बोहाइड्रेट में कंपोनेंट होते हैं, उसी प्रकार वायु भी बहुत सारे चीजों से मिलकर वायु भी एक यौगिक है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। उसी में एक नाइट्रोजनी जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो गैसीय अवस्था में वायु में उपलब्ध होता है, यानी वायु में पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट होता है, उसकी कोई भी कमी नहीं होती। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। अब एक और बात आती है कि क्या क्वेश्चन एक राइज होता है कि क्या पादप नाइट्रोजन का उसी अवस्था में ग्रहण करते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, पादप नाइट्रोजन का अवशोषण इसी रूप में नहीं करते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। अब समझते हैं कि ये नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे ग्रहण कैसे करते हैं। तो मिट्टी, अब आते हैं पौधे कहाँ लगे होते हैं? मिट्टी में। अब मिट्टी में एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, अब ये जो मृदा में उपस्थित छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, इनका काम समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जिस प्रकार से ऊपरी यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड काम कर रहे हैं, उसी प्रकार ये धरती पर यानी जहां पर वो पेड़ लगा है मिट्टी पर, मिट्टी में उपस्थित छोटे छोटे जीवाणु भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो मृदा में जो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में उपस्थित है, मिट्टी जो गैसीय अवस्था में उपस्थित है, मृदा में निर्मुक्त करते हैं। और यही जीवाणु क्या करते हैं? इनको यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। और इसी मृदा से जहां पेड़ लगा होता है, पेड़ ग्रहण कर लेता है और उसके पास नाइट्रोजन पहुंच जाता है। समझ में आई बात? तो प्रोटीन उसको मिल गया, नाइट्रोजन पहुंचा, प्रोटीन भी मिल गया। यह विलय पदार्थों पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक इमेज आपको दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो छोटे छोटे जीवाणु हैं किस प्रकार से मृदा में नाइट्रोजन को रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित कर पेड़ के जड़ों तक उस नाइट्रोजन को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया बात? इसी तरह यह प्रोसेस होती है। अब यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी जब हम पौधों को जल देते हैं तो ये जो नाइट्रोजन वाला यौगिक होता है, यह जल के साथ पौधों के जड़ों के साथ मिलकर पत्तियों तक यानी पूरे पौधे पर अब चला जाता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। अब आप सभी जानते होंगे कि आज का जो टाइम है, उस टाइम पे कोई भी चीज नेचुरल तरीके से नहीं उगाई जा रही है। हर एक पौधे पर, हर एक चीज पर हम क्या डाल रहे हैं? खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। विदाउट खाद और उर्वरक के आज हम सोचें कि हम पूरी खेती बिना खाद के कर सके तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ रूप में हम उस खाद का और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ प्रचुर मात्रा में होती है। तो नाइट्रोजन जो खाद होती है, आप समझिएगा ध्यान से, आपके घर में जो प्लांट है, आप उस प्लांट को समझो कि आपने उस प्लांट को जल्दी बढ़ने के लिए खाद दिया। तो खाद में ऐसा क्या उपस्थित है कि प्लांट जल्दी बढ़ रहे हैं? उसमें नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं, यानी प्रोटीन। अगर नाइट्रोजन में कह रही हूँ तो वह प्रोटीन आएगा। जिस प्रकार से आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेन पीते हो ताकि आप जल्दी से ग्रो करो, उसी प्रकार से हम प्लांट को बढ़ने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजनी पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हुई, ये पूरी जानकारी हमें किस बारे में थी कि पादपों में नाइट्रोजन यानी प्रोटीन का जो बहाव है, जो उनकी जड़ों से लेकर पत्तियों तक जाने की प्रोसेस है, वह किस प्रकार से होती है। तो समझ में आया आपको बात कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्य संश्लेषण में प्रोटीन और वसा भी आते हैं। प्रोटीन किस प्रकार से होता है? तो प्रोटीन में 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। समझ में आया बात? आगे बढ़ें।
अब बात करते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी हैं। हमने क्या पढ़ा पिछले वीडियो में कि पादपों में पोषण कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य खास संगठन कौन कौन से हैं। अब हमें समझना है कि पादपों में पोषण को ग्रहण करने की अन्य कौन कौन सी विधि है। यानी जिस प्रकार से हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना मुंह से खाते हैं तो वो हम खाना ग्रहण कर रहे हैं, यानी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पोषण ग्रहण कर रहे हैं। यानी अगर हम उसी खाने को हम लिक्विड फॉर्म में पीने लगे या तो जब आप कभी बीमार होते हो तो आप उसको दूसरे फॉर्म में लेने लगते हो, तो हम इसको कहेंगे कि पोषण की यह अन्य विधियां हैं। उसी प्रकार से पौधों में पोषण अन्य किन किन विधियों से दिया जाता है, तो आज समझते हैं। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं। मैंने प्रकाश संश्लेषण वाले वीडियो में आपको बताया था क्लोरोफिल क्या करता है, तो आपको क्लोरोफिल का कॉन्सेप्ट जो है वो उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। उस क्लोरोफिल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो वीडियो आप जरूर देखिए। क्लोरोफिल, कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? अब क्वेश्चन है कि पौधों में मोस्टली प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन जब कुछ में होता ही नहीं है प्रकाश संश्लेषण, तो वो जीवित कैसे रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन ये है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषम पोषी प्रणाली यानी वह किसी अन्य से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्या आपको एक वृक्ष के तने में शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? आप कभी भी कहीं भी घूमने गए हो या तो आप किसी पार्क में हो, तो आप ध्यान रखिएगा या ध्यान दीजिएगा कि कुछ जो बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों से लेकर उनके जो पूरा तना होता है उसमें पतली पतली बेल लटकी होती हैं या तो उसको पूरे चारों तरफ से घेरे होती हैं। यानी उन बेलों को खुद का पोषण नहीं मिल रहा है, तो वो बेलें पौधों के यानी जो बड़ा पेड़ है उसके थ्रू यानी उसके द्वारा वह पोषण प्राप्त कर रही हैं। ठीक है। ये अमर बेल पादप है, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, जो पौधों को घेरे हुए रहती है, ऊंचाई तक जाती है, उसे हम अमर बेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अमर बेल किसे कहते हैं? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि अमर बेल ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो ऑप्शन में होगा कि गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, अमर बेल या चमेली का पौधा। तो आपको बताना होगा कि यह अमर बेल का पौधा होता है। ठीक है, अमर बेल का पादप कहलाएगा। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये अवरोहित होते हैं। अवरोहित का मतलब होता है उस पर चढ़ना, यानी उस पर लिपटे रहना, उस पे एक एक लिपट लिपट कर ऊपर तक बढ़ना अवरोहित कहलाता है। जिस पर ये अवरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अमर बेल जिस पेड़ पर लिपटा होगा उसे हम परपोषी कहेंगे, और जो लिपटा होगा यानी अमर बेल को हम विषमपोषी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम परजीवी कहेंगे। परजीवी क्यों कहेंगे? क्योंकि यह किसी और पे डिपेंड होके अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण की एक और अन्य विधि आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, पौधों को पानी देना। ये तो आप डेली करते हो अपने घर पे, अगर नहीं करते हो तो किया करो। पौधों को भी जरूरत होती है पानी की। जिस प्रकार से आपको प्यास लगती है उसी प्रकार पौधों को भी लगती है। तो आप अपने घर के पौधों का ध्यान रखिए ताकि वो फिर बाद में आपका ध्यान रख सकें, आपको अच्छी अच्छी चीजें दें। ठीक है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स दें। अगर फ्रूट्स के हैं तो फ्रूट्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं घटपर्णी। घटपर्णी पिचर प्लांट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले समझते हैं घटपर्णी होता क्या है। घटपर्णी यानी पिचर प्लांट द्विदलीय वर्ग होता है, यानी इसमें दो दल होते हैं। ठीक है, नेपथेंसियस कुल का कीट भक्षी पौधा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कीट भक्षी क्या है, पौधों में कीट कहाँ से आ गया? तो मैं बताती हूँ कि यह पौधा जो घटपर्णी है, पिचर प्लांट है, यह कीड़ों को
का पोषण करता है, यानी कीड़ों को ग्रहण करता है भोजन के स्वरूप में, जो श्रीलंका और असम के आसपास पाया जाता है। मुख्यतः ये पौधे शाक यानी हर्ब होते हैं। हर्ब यानी छोटे छोटे ही होते हैं, बहुत हाइटेड नहीं होते हैं। तो ये पौधे कैसे होते हैं? ये शाक होते हैं यानी हर्ब्स होते हैं और दलदली या अधिक नमक जगहों में उगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दलदली और अधिक नम जगहों पर ही घटपर्णी उगते हैं। नॉर्मल आप अपने सोच रहे होगे कि आप अपने घर पे गमले पे लगाओगे तो नहीं लगेंगे। जहाँ पर दलदली और नम जगह यानी बहुत मॉइस्चर वाली जगह होगी, वहां पर ही ये पौधे पनपते हैं यानी उगते हैं। पौधे जंतुओं के शरीर तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, किंतु पत्तियों की मध्य शिरा पर विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, ये था घटपर्णी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आप आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे घटपर्णी क्या है और ये कीटों के साथ क्या करती है। ठीक है, डरिएगा नहीं, आपको कुछ नहीं करेगी। अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है घटपर्णी का पौधा, इस प्रकार से दिखता है। किस प्रकार से कीड़ों का भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है आप देख रहे होंगे कि एकदम से द्विदली होता है, यानी इसमें दो दल होते हैं और जब भी कीड़ा इसके ऊपर बैठता है या फिर आता है तो यह अपना जो इसका मुंह होता है, शिरा होता है, वह उसको बंद कर लेता है। ठीक है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है? तो आपने अगर कभी सुना है या देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे भी जानना है कि कितने लोग घटपर्णी को देखे हैं। मैंने तो नहीं देखा है आज तक रियल में, बट आप जरूर बताइएगा कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। जो जंतुओं का भक्षण करते, मैंने ऐसा कभी पौधा नहीं देखा कि जो जंतुओं को ही खा लेता हो। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होगा कि मैं इसको देख पाऊं। फिलहाल अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप उसी को देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। किस प्रकार से इसने मधुमक्खी को खा लिया, बहुत ही खतरनाक लग रहा है ये पौधा। तो काश हमारे घर के गमलों में भी होता। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, ठीक है, तथा उन्हें पचा जाते हैं यानी डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। क्या यह विषयकारी है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, इसके घड़ यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। यानी जो इसके ऊपरी का जो शेल है, जो मैंने अभी आपको बताया कि द्विदली होता है, यह इसके पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। जैसा कि मैंने बताया, जो इसके ऊपर का शिरा है, जब भी कोई कीड़ा आता है यह ऊपरी शिरा आप क्लोज कर लेता है ताकि कीड़ा अंदर ही फंस जाए। और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस घटपर्णी के अंदर कई सारे छोटे छोटे रोम भी दिख रहे हैं और नीचे की ओर और ढकले हो रहते हैं। यानी एक अगर आप जैसा आपका वॉल्यूम या जैसा जो गर्ल्स बैग कैरी करती हैं, पर्स लेती हैं, यह जस्ट उसी जैसा दिखता है। मुझे लगता है कि जो पर्स का इन्वेंशन हुआ है वो घटपर्णी को ही देखकर हुआ है। ठीक है, अर्थात अधोमुखी होता है। जब कोई कीड़े घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो घटपर्णी में जो कीड़ों का पाचन होता है वह किसके द्वारा होता है तो वह पाचक रस के द्वारा होता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। तो घटपर्णी जो होते हैं, आप उसके दो उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि घटपर्णी के बारे में आपको लिखना है तो आपको दो एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीटभक्षी पादपों के अन्य उदाहरण है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हमें करना है। आप लोग का काम है कि आप ये दोनों दो मैंने जो उदाहरण बताए कीटभक्षी के, इन दोनों के बारे में सर्च करिएगा और देखिएगा क्या क्या और चीजें इसमें इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर मशरूम आ गए, देखते हैं ये मशरूम के बारे में क्या आज पढ़ना है। अब बूझो क्या बोलता है? बूझो भ्रमित है, यानी वो कंफ्यूज है। बूझो बहुत कंफ्यूज लड़का है, वो हमेशा ही कंफ्यूज रहता है और वो कह रहा है यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है?
अरे आज तो बूझो ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन पूछा है कि घटपर्णी तो हरे रंग के होते हैं, लेकिन ये तब भी कीड़ों को क्यों खाते हैं? क्या संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी पोषक नहीं मिल पाते जिन्हें उन्हें आवश्यकता है? तो इसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा कि घटपर्णी ग्रीन कलर का होने के बावजूद कीड़ों को क्यों खाते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि घटपर्णी ग्रीन होने के बावजूद प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं करते और कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मृतजीवी के बारे में। मृतजीवी क्या है? आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम, सभी लोग मशरूम की सब्जी खाए होंगे, तो मशरूम को हम छत्रक कहते हैं। तो आज आप अपने घर में जाइएगा और कहिएगा मुझे छत्रक की सब्जी चाहिए। छत्रक यानी मशरूम होता है और देखिएगा कितने लोग इस छत्रक को समझ पाते हैं। छत्रक बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों अथवा छाल के छाते समान संरचना के गुच्छे आपने देखे होंगे। तो ये अक्सर जो मशरूम हमें आम तौर पे देखने को मिलते हैं वह हमें बारिश के टाइम में दिखते हैं। जब काफी टाइम बारिश होती है, अगर कोई सड़ी गली लकड़ी है तो उस पर यह मशरूम उगते हैं। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है, उन्हें कहां से प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं कि ये जो मशरूम होते हैं ये पोषण कहां से प्राप्त होते हैं और इनको जो इनके पोषक की आवश्यकता होती है वो प्राप्त कहां से करते हैं। अब आप सभी लोग डेली ब्रेड खाते हो, ठीक है, ब्रेड खाते हो कि नहीं खाते हो? डेली आप लोग ब्रेड खाते हो। ब्रेड जिसको डबल रोटी कहते हैं का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लीजिए। ठीक है, आज आप सभी लोग एक काम करिएगा, अगर आपके घर में ब्रेड हो तो आप सभी लोग एक ब्रेड का स्लाइस लीजिएगा और इसको एक गिलास पानी में डालकर रख लीजिएगा। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिएगा, जहां पर थोड़ा सा नमी हो, यानी थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। इस बारिश के टाइम पर तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर तरफ नमी रहती है। तो आप इसको 2-3 दिन के लिए रख दीजिएगा, तो अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिएगा जब तक कि उस पर रोई जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ठीक है, ये धब्बे किसी रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा जब आप डबल रोटी को भिगा कर रखे रहेंगे 2-3 दिन तक, उसके ऊपर आप देखेंगे कि छोटी छोटी रोई जैसी संरचना, यानी जिस प्रकार से हमारी कॉटन होता है उसी प्रकार से संरचना दिखने लगेगी आपको। ठीक है, आपको ये रुई के धागों के समान दिखेगी। तो ठीक है, मैंने बोला कि कॉटन जैसे, यानी रुई के धागों के समान दिखेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि जो आपकी ब्रेड है वो रुई का फॉर्मेशन करने लगी या रुई का निर्माण करने लगी, ऐसा नहीं है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। तो जो आपके ब्रेड पर फफूंद जैसी यानी रुई के धागों जैसी संरचना होगी उसे हम कवक और फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे इस साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो समझ में आई बात कि कवक और फंजाई क्या है। कवक और फंजाई जो पोषण करते हैं वह अभी तक का जो हम पोषण पढ़ रहे थे वह उससे डिफरेंट होता है। ये अपना पोषण कैसे करते हैं? ये मृत एवं विघटनकारी, यानी विघटनकारी वाली मतलब होता है जो सड़ने वाली चीजें हो। यानी एक तरह से कहूँ तो आप ब्रेड भी सड़ी गली खा रहे हो, क्योंकि हम उसका जो डो है यानी उसका जो आटा है उसको लगा के 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं। जब उसमें थोड़ा सा या तो ईस्ट का प्रयोग करते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो उत्पन्न हो जाएं, तभी तो वो फूलती है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी फूली ब्रेड। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ये बैक्टीरिया के कारण इतना फूलती है। ठीक है, आपके घर में यही ब्रेड आती है, मुझे बताइएगा आप। तथा उसे साधारण एवं विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।
तो इतनी बात समझ में आई कि आपके ब्रेड, आपके घर में जो ब्रेड है आपकी स्क्रीन पर आ गई। शायद आप भी इसी तरह किए होंगे, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर ब्रेड दिख रही है, क्या आपकी भी ब्रेड इसी प्रकार खराब हुई है? कभी भी हुई है क्या? जब आप ज़्यादा दिन रख दिए हो जब ज़्यादा दिन पर देखे हो तो उसमें इस प्रकार से रुई की तरह जो संरचना हो जाती है, इसे कवक और फंगाई कहते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों का पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वो मृत जीवी पोषण कहलाती है। तो मृत जीवी पोषण क्या कहलाती है कि जिसमें जो सड़ी गली विघटनकारी वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग न करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। अब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मृत जीवी पोषण और मृत जीवी पोषण समझ में आया आपको कि मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग न करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। समझ में आई बात। अब कवक के बारे में बात करते हैं। कवक क्या है? मैंने अभी बताया कि ब्रेड के ऊपर जो लग जाता है उसे कवक या फंजाई कहते हैं। ठीक है। अब कवक और फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। तो ये जो कवक और फंगाई हैं, ये सिर्फ आपके ब्रेड पर नहीं होंगे। ये कहाँ होंगे? जब आप देखे होंगे आपके किचन में अचार ज्यादा टाइम तक रखा रह जाता है तो उसके ऊपर भी ऐसे रुई की समान संरचना बन जाती है, उसे भी हम कवक और फंजाई कहेंगे। कपड़े, आप बारिश के दिनों पे अगर थोड़ा सा भी गीले कपड़े रख रहे हो बहुत दिनों के लिए, तो जब आप कुछ दिनों बाद उसको देखोगे तो उसमें वाइट सा आपको दिखेगा, तो वह भी कवक है। ऐसे ही सेम टू सेम चमड़े में होता है, यानी लेदर में। आपके पास कोई लेदर की चीज है तो उसमें भी एक समय के बाद जब आप उसको नमी के स्थान पर रखोगे तो उसमें कवक आ जाते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। ये उन्हीं स्थानों पर उगते हैं, यानी ये जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर ये कवक नहीं उगेंगे, जहां पर नमी होगी वहीं पर। इसलिए अक्सर देखा होगा आपने कि बारिश में अचार, ब्रेड या तो आपके कपड़े पर इस तरह के कवक आपको जरूर दिखेंगे, क्योंकि बरसात के समय अधिकतर नमी ही होती है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि बरसात में ये चीजें आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि वर्षा ऋतु में ये जो परिस्थितियां हैं कवक बनने के लिए वह काफी अनुकूल रहती हैं। ठीक है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा जरूर करिएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से जो कवक है वो चीजों को नुकसान कर रहे हैं। अब बात करते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, या तो हम अपने कोचिंग जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं। वहां पर हमारे कई सारे दोस्त बन जाते हैं। हम उनके साथ ही पढ़ते हैं, उनके साथ ही घूमते हैं, उनके साथ ही पानी पीते हैं, उनके साथ ही खाना खाते हैं। एकदम पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ जीव होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो भी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। यानी आप अपना टिफिन लेके जाते हो कॉलेज, कोचिंग या तो स्कूल, तो आप अपना टिफिन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। उसी प्रकार से जो कुछ जीव भी हैं, ये मत सोचिए कि ये क्वालिटी सिर्फ आप में ही है। ऐसे कुछ और भी चीजें होती हैं, जो ऐसे कुछ जीव भी हैं जो आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। आप अपने फ्रेंड को अपना घर नहीं दोगे, लेकिन ये जो जीव है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये जीव अपना घर भी अपने फ्रेंड को बांटते हैं, शेयर करते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। अब कुछ कवक जो होते हैं वो वृक्षों की जड़ों पर रहते हैं। वृक्षों की जड़ों को आपको ध्यान से देखना होगा और एनालाइज करना होगा कि कवक वृक्षों की जड़ों पर कहां पर उपस्थित हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक एवं अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। तो ये जो रिलेशनशिप है वृक्ष और कवक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवक के कारण ही जो वृक्ष है उसमें जो पोषण प्रदान हो रहा है, ठीक है, उसमें जल और पोषक का अवशोषण में सहायता मिलती है और वृक्ष की वृद्धि होती है। लाइकेन
अब बात करते हैं लाइकेन के बारे में। तो मैं अभी तक जिसके बारे में बात करने वाली थी वो है लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव में दो भागीदार होते हैं। अब लाइकेन क्या है? लाइकेन के साथ दो पार्टनर होते हैं। इनमें से एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। और लाइकेन जस्ट आप समझिए कि जब किसी की शादी होती है तो दो पार्टीज को मिलाने के लिए एक बीच में मीडिएटर होता है, तो वो मीडिएटर है लाइकेन। और शैवाल और कवक की शादी करानी है तो बीच में लाइकेन हर दोनों साइड की बातें इधर उधर पहुंचाता है। यानी जिस प्रकार से किसी के घर में शादी होनी होती है तो एक मीडिएटर बन के इस घर की भी बात बताता है और उस घर की भी बात बताता है। उसी प्रकार से आप समझिए कि शैवाल और कवक की शादी होने वाली है और वह लाइकेन है जो मिड में है, यानी बीच में है, जो शैवाल की भी बात सुनेगा और कवक की भी बात सुनेगा। शैवाल की बात कवक तक ले जाएगा, कवक की बात शैवाल तक ले जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब जो शैवाल है उसमें क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। इसलिए दोनों एक साथ होना चाहते हैं ताकि अपना जीवन यापन कर सकें। जब ठीक है, कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना अच्छा रिलेशन निभा रहे हैं ये दोनों कि कवक क्या करता है, कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। यानी जो कवक है वो शैवाल को कहता है कि आप हमारे घर पर रहो, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराओ और हम आपको बदले में प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देंगे। तो इतना अच्छा रिलेशन शायद ही आजकल कोई निभा रहा हो। तो आप भी कवक और शैवाल की तरह बनिए, सभी चीजों को आपस में रिलेट करके पढ़िए, सभी एक दूसरे से एक्सचेंज करके पढ़िए। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि आप भी कवक और शैवाल की तरह एक अच्छी फ्रेंडशिप निभा सकें। ठीक है, आपको जिस प्रकार से आप उसका लाभ उठा रहे हो उस प्रकार से आप भी उस प्रकार से आपका दोस्त भी ये वीडियो का लाभ उठा सके। तो वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। मैं इंतजार करूंगी कमेंट का कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते